तो अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, पुराने मंथ के भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आज की इम्पॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है जो न्यूज़ में अपने को याद रखना है, मीज़ो कार्निवोरस स्पीशीज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब ये मीज़ो कार्निवोरस स्पीशीज़, ये वर्ड क्यों यूज़ किया है इन्होंने और क्या संबंध है, इसको ज़रा आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको पता ही होगा, अनअकैडमी कराने जा रहा है इस साल का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो इस टेस्ट को सब कुछ जो है अच्छे से देना है आपको भैया। और ये 10 तारीख को होने वाला है, 11 बजे और 5 बजे, दोनों का आनंद लें। नीचे लिंक है, उसको एनरोल करें और घर बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मात्र इस प्राइस में बाय यूजिंग कोड SGYT10, इस कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं और अपने घर पर बैठकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शांति से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी पूरी यूपीएससी की तैयारी बेस्ट लेवल पर कर सकते हैं। 8 तारीख से नए रिपीटर्स बैच भी शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर क्या आ रही है कि पुणे फॉरेस्ट डिवीज़न जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके द्वारा एक अम्ब्रेला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अम्ब्रेला कंजर्वेशन का यहाँ पर, अम्ब्रेला का सेंस, यहाँ पर अम्ब्रेला को देखा होगा ना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करता है ये। मतलब आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ का कंजर्वेशन एक साथ हो जाएगा, वो भी स्पीशीज़ स्पेसिफिक कंजर्वेशन अप्रोच से। मतलब यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि सिर्फ एकमात्र प्रजाति पे नहीं, हम एक तरह से जैकॉल, फॉक्स, सिवेट, हाइनाज, इनको एक साथ हम कवर कर पाएँ। मतलब सीधी सी बात है कि एक स्पीशीज़ को ध्यान में रखते हुए और उसके आसपास के सारे जितने भी स्पीशीज़ हैं उनको भी हम यदि कंजर्व कर रहे हैं, मतलब तो इस पूरे अप्रोच को इन्होंने एक मीज़ो कार्निवोरस स्पीशीज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट दिया है। अब ये कार्निवोरस शब्द यहाँ पे मांसाहारी को लेकर है, जो कि अपने को ध्यान रखना है। तो टारगेट स्पीशीज़ जो हैं उस ग्रुप के लिए इन्होंने ये जो है मीज़ो कार्निवोरस स्पीशीज़ नाम रखा है। दूसरी बात, इसमें अपने को एक बात और याद रखना है कि इसके अंतर्गत इन्होंने जो है किन किन को लिया है, तो वुल्व्स वगैरह को भी देखने को मिला है। दूसरी बात क्या, जैसे लेपर्ड्स की जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ पे, तो वो फिर आसपास के एरियाज़ में एंट्री ले रहे हैं, वहाँ क्रॉप और कैटल डैमेज वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो बाकी एनिमल्स पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो उनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा है। फिर ग्रासलैंड के क्षेत्रों में एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बढ़ रहा है, तो वो अपने आप में इशू क्रिएट हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका पूरा एक डेटा कलेक्ट करें, जनसंख्या का असेसमेंट करें, उनकी टारगेटेड स्पीसीज़ के साथ जो कौन देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको हम बेहतर प्रोटेक्ट करें, इस तरह का। तो इसमें थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ध्यान रखना, मीज़ो कार्निवोरस स्पीशीज़, तो इसको अच्छे से याद रखना कि ये इसका संबंध किससे है। स्पीशीज़ स्पेसिफिक कंजर्वेशन अप्रोच है, वुल्फ, फॉक्स, जैकॉल, हाइनाज, इनको लेकर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16, इस बार 16th मीटिंग हुई है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर। एक बेस बना देता हूँ मैं तुम्हारा। 1992 में सबसे पहले इन्वायरमेंट को लेकर एक समिट होता है, अर्थ समिट, कि हमें हमारी पृथ्वी को बचाना है भैया, पर्यावरण का ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस पर काम किया जाता है, क्लाइमेट चेंज पे किया जाता है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, ठीक है, इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे ही एक था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बेहतर करना, जैव विविधता, ये जो जीवों की विविधता है आसपास में, सारी स्पीशीज़ को कंजर्व करना। तो अब हर साल उसके अकॉर्डिंग मीटिंग होती रहती है। तो ये जैसे अभी इनकी 2 साल के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 16th मीटिंग थी, है ना। ऐसे सबके COPs चलते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग पार्टीज, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, काफ़ी न्यूज़ में था, अभी हुआ ही था ये। कमेंट में बताना है कि कहाँ हुआ था ये आपको, ठीक है। अब इसको लेकर जो है ये कोरल ट्रायंगल जो था वो न्यूज़ में था, तो ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी। ये रिपोर्ट रिलीज ऐसी हुई थी कि इसी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, कि जो कोरल ट्रायंगल के क्षेत्र में वहाँ पर कुछ ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब सबसे पहले अपने को एक बात याद रखना है कि कोरल ट्रायंगल कौन सा है, कहाँ आता है। तो ये वाली जो जगह है वर्ल्ड में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास वाली है, यहाँ पर हम लोग इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते, सोलोमन आइलैंड वगैरह के क्षेत्र हैं, ठीक है।
तो ये वाला हिस्सा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि भाई कोरल ट्रायंगल में कौन कौन आता है। इसका यूज़ हम वहाँ भी करते हैं मेंस एग्जाम में, जब कोरल को कंजर्व करना होता है ना हमें, तो ये इन लोगों का इनिशिएटिव भी लिखा जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत है, कोरल की स्पीशीज़ मिलती है, ठीक है, प्रवाल भित्ति जिसे हम कहते हैं, सारी चीज़ें हैं। अब लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि फ़िशिंग प्रैक्टिसेस बहुत हो रही है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, जिसके कारण कोरल खतरे में है। तो इस रिपोर्ट के तहत ये सारी चीज़ें कंसर्न्स को दिखाया गया था। तो अपने लिए कोरल ट्रायंगल वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसेंटली लॉन्च द 21st लाइव स्टॉक सेंसस इन न्यू दिल्ली। 21वां इनका सेंसस आ गया भैया, लाइव स्टॉक सेंसस। अब पहली चीज़ तो ये है कि हर 5 साल में ये होता है, जिससे हम थोड़ा सा रिकॉर्ड रख सकें पॉपुलेशन, स्पेशली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, पोल्ट्री का, ये सारी चीज़ें, है ना। अब तक करीब करीब 20 ऐसे लाइव स्टॉक सेंसस वगैरह हो गए हैं। अब थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें अपने को ध्यान होनी चाहिए कि इसमें जो एनिमल्स रखे गए हैं, 16 एनिमल स्पीशीज़ को रखा गया है। लाइव स्टॉक जो पालतू के उसमें रखा है, पालतू पशुओं में, तो ये कैटल है, बफेलो है, मीथून, याक। अब ये देखो कुछ एनिमल ऐसे तुमने शायद सुने भी ना होंगे, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ कल्चरली, ट्रेडिशनली इनका जो है काफ़ी पालन किया जाता है, मतलब पालतू बने हुए हैं, पालतू पशु की कैटेगरी में। और पोल्ट्री में फॉल, चिकन, डक, टर्की है, तुर्की, और ये सारी चीज़ें जो हैं, एमू वगैरह, ऑस्ट्रिच, इनको भी कंसिडर किया है। मैं कहता हूँ 2-3 बार पढ़ लेना ये लाइन को, इस एरिया को। क्यों? क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है कि सेंसस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन सी लाइव स्टॉक स्पीशीज़ हैं, कौन सी पोल्ट्री स्पीशीज़ हैं, है ना। बैठे बैठे नहीं तो हम बेसिक्स पे ही घबरा गए। तो मेरे हिसाब से एक बार इन पे आप लोग 1-2 बार ज़रा रीडिंग, सुन रहे हो इधर, हाँ यहाँ देखो ज़रा, ये इनको एक बार पढ़ना है अपने को, ठीक है। आ गई बात समझ में। उसके बाद में इसमें 1-2 चीज़ें और थी, इसमें सारी चीज़ें, मतलब इसमें इसका जब सेंसस हुआ तो उसका ब्रीड, उसका स्पीशीज़, ऑनरशिप, स्टेटस ऑफ एनिमल, ये सब कुछ। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग पेस्टोरल एनिमल्स जो घास वगैरह, और उसके साथ साथ पेस्टोलिस्ट जो हैं, उनको सबको हमने कंसिडर किया है, मतलब ताकि हम ओवरऑल जो भी लाइव स्टॉक वाले सेक्टर में सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये मतलब एक तरह से हमने इस बार थोड़ा एस्पेक्ट बढ़ा दिया है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ों को कवर कर लिया है। बट उससे ज़्यादा ये वाला हिस्सा थोड़ा सा काम का लग रहा है मुझे, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाइव स्टॉक और साथ ही साथ पोल्ट्री, ये दोनों में डिफरेंस भी थोड़ा सा अपने को आइडिया हो, ये चीज़ को जो है ध्यान रखना। तो बेसिक इतना ही याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा अपना। असम का एक मैपिंग आया है भैया, बोर्डोइबम बिलमुख बर्ड सेंचुरी कहाँ है। सो बोर्डोइबम बिलमुख बर्ड सेंचुरी जो है अपने को ध्यान रखना है, ये कहाँ मिलेगा, तो असम में, इतना तो कम से कम कर लेना। ये थोड़ा बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस को लेकर न्यूज़ में है, चर्चा में है, इसलिए इसको अपने को अच्छे से याद रखना है। सुबनसिरी जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, वो इसके आसपास आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा बाढ़ वगैरह के भी खतरे बने रहते हैं, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, पक्षियों के लिए जाना जाता है ये असम, ठीक है, असम। उसके बाद में अगला देखेंगे हम, नीति आयोग ने प्रदूषण को लेकर फिर से एक चीज़, मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। सबसे पहली चीज़ तो हमें मालूम है कि कोई भी जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी पावर प्लांट है जैसे, तो उसमें से गैस रिलीज़ होती है जैसे, तो उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट निकल रहा होता है। तो उसके लिए कई बार ये फ्लू गैस वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है ना, एग्जॉस्ट गैस वगैरह भी बोलते हैं, स्टैक गैस कहते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ से निकल, या कोयले संयंत्र वगैरह से भी निकल रहा होता है। इस SO2 एमिशन को, इस प्रदूषण को कम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी लाए हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है, डीसल्फराइजेशन मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को ख़त्म करने की व्यवस्था। तो अब ये जहाँ से निकल रहा है, तो इसमें क्या कोशिश कर रहे होते हैं हम लोग, ये कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, ये एक टेक्नोलॉजी है, वेट लाइमस्टोन बेस्ड स्क्रबिंग और सी वाटर बेस्ड स्क्रबिंग। ये 2-3 बार इनको पढ़ के देखना, क्योंकि ये साइंस टेक के नाम पे भी परेशान कर सकते हैं तुमको। तो इसमें 1-2 बातें अपने को याद रखना है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एक सोडियम और कैल्शियम बेस्ड हम लोग एल्केनाइन रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो एक वर्ड ये भी याद रख सकते हो, सोडियम और कैल्शियम बेस्ड यहाँ पर एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम SO2 एमिशन को कम कर सकें। जैसे यहाँ पे इसमें हम क्या कर रहे हैं
कि एल्कलाइन मटेरियल दे रहे हैं और SO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, और वेट लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट में आपने अक्सर सुना होगा, तो ये लाइमस्टोन चूना पत्थर को जो है स्लरी इसका जो है इसमें हम इसको मिला रहे हैं ताकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कई बार तुम्हारे लिए यहाँ कोई केमिस्ट्री ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है 3-4 बातें। सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कहाँ से होता है, तो निकलता ही है। एक्चुअल में क्या है कि कोई भी जब आप कोयला वगैरह कुछ भी चीज़ जलाओगे तो ये SO2 है ना, नॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो सब रिलीज़ होता ही। अब इसके रिलीज़ जहाँ से ये हो रहा है उस गैस को, उस फॉर्म को हम फ्लू गैस भी कह रहे हैं। पहली बात, इसको ख़त्म करने की टेक्नोलॉजी फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। सोडियम कैल्शियम शब्द को याद रखना कि भैया इसको यूज़ किया जा सकता है ड्राई लेवल पे भी और वेट लेवल पे भी। इतना भी कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। सी वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एल्कलाइन जो वाटर को यूज़ करके, नेचुरल एल्कलिनिटी टू रिमूव द SO2। तो ये ऐसे करके, अब इनमें ज़्यादा अपने को इसमें जाना नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये 1-2 नाम तुम थोड़ा सा कर लेना कि इनका संबंध पोल्यूशन को। क्योंकि क्या होता है, आप हमेशा यदि आंसर में, मेंस के आंसर में लिख रहे हो कि पोल्यूशन जो है हम कम कर सकते हैं कैसे, तो पेड़ लगा के, तो पेड़ तो तुम लगा लेना, लेकिन इस तरह के आप टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ को, अभी ये क्या हुआ है कि मंत्रालय के द्वारा ये एक तरह से हम कह सकते हो कि मैंडेटेड किया गया है कि भैया आपको इंस्टॉलेशन करना है थर्मल पावर प्लांट में अक्रॉस इंडिया। तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। हसदेव फॉरेस्ट पूछा जा सकता है न्यूज़ में। हसदेव फॉरेस्ट इज़ इन छत्तीसगढ़। हसदेव आनंद वैसे भी पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा विलेजर्स का क्लैश देखा गया था कोयले वगैरह का इशू लेकर, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर जो काम का है वो ये है कि हसदेव फॉरेस्ट कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें ये बता रहे होते हैं हम लोग कि, या ऐसा भी कह सकते हो, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम जो है इनके तहत आता है ये। और लॉन्ग लिव्ड जो ग्रीन हाउस गैस है, जो लंबे समय तक वायुमंडल में रहती हैं, जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जैसे ये क्लोरोफ्लोरो वाले, इनको जो है ग्रीन हाउस गैसेस को मॉनिटर किया जाता है। तो ये 1-2 बेसिक तत्व आ सकते हैं प्रीलिम्स में, जो कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है कि कौन किसके द्वारा रिलीज़ होता है, तो भी इतना अपना काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहता है सर, मतलब यदि आप देखोगे तो। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेडिएटिव फोर्सिंग करके एक शब्द भी न्यूज़ में आ सकता है। तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया दैट इज़ एडेड और रिमूव फ्रॉम द क्लाइमेट सिस्टम। एक तरह से ये है कि कितनी गैस से जो है पृथ्वी का एनर्जी बैलेंस इफेक्ट हो रहा है। तो ये रेडिएटिव फोर्सिंग शब्द भी आपके लिए आ सकता है एग्जाम में कि इसका संबंध क्या है या क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया दैट इज़ एडेड और रिमूव फ्रॉम द क्लाइमेट सिस्टम। हमारे क्लाइमेट में कितनी एनर्जी, एक बजट टाइप की तरह बात कर लो कि क्लाइमेट सिस्टम में कितनी एनर्जी जो है वो ऐड हुई है, रेडिएशन ऐड हुए हैं और कितने रिलीज़ हुए हैं, उससे रिलेटेड है ये। मतलब कोई गैसेस जो हैं वो कितना इफेक्ट कर रही हैं। लेट्स अज्यूम जैसे CO2 ज़्यादा हो गया, तो जितनी आई थी वो वापस चली जाएगी, तो सब कुछ सही है, लेकिन ऐड होने से, गैस ऐड होने से गैस ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया ये रेडिएशन को, तो एनर्जी और ज़्यादा स्टोर हो गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। तो वही चीज़ है रेडिएटिव फोर्सिंग कि बैलेंस की, भैया कि जितने अर्थ सन से रेडिएशन आए उतने ही वापस चले जाने चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके कारण क्या होता है कि ये सारी चीज़ें रेडिएशन उतने वापस जा नहीं पाते हैं, ब्लॉक कर देते, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उतना ही होने लगता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, भैया अभी ये न्यूज़ में याद रखना, प्राणहिता। प्राणहिता एक रिवर पड़ी है हमने, किसकी ट्रिब्यूटरी आपको बताना है। ये तेलंगाना की ओर अपने को याद रखना है, डेक्कन प्लेट्यू के क्षेत्र में। बेसिक प्लेसेस इन न्यूज़ में एक ट्रिटॉन आइलैंड न्यूज़ में है भैया। ट्रिटॉन आइलैंड यहाँ पर, ये पैरासल आइलैंड्स के पास आपको इधर मिल रहा है, साउथ चाइना सी में, इसलिए इतना इसको तो कम से कम याद रख लेना, ठीक है। और नहीं तो पैसिफिक ओशन का पार्ट है, इतना भी तुम लोग कर लोगे तो ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है ये। एक्चुअल में क्या है, यहाँ के सब जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं पास पास में ना, तो सब अपने अपने बॉर्डर ओवरलैपिंग में इश्यूज बढ़ते रहते हैं। इसके बाद में जॉर्जिया न्यूज़ में है, तो जॉर्जिया बस इतना याद रखना है, ब्लैक सी से लगता है, लैंडलॉक नहीं है। ऊपर रशिया से लगेगा, नीचे टर्की से लगेगा, इधर अर्मेनिया से लगेगा और अज़रबैजान से भी लगेगा। ये आप मेरे एशिया की मैपिंग शाम की 7 बजे वाली क्लास में वैसे ही पढ़ सकते हो, तो इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत है नहीं। आप डाल के देखो वर्ल्ड मैप सुदर्शन गुर्जर, तुरंत आ जाएगा सभी। अर्मेनिया जो है एक डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हुआ है भैया,
तो अर्मेनिया भी आपको कहाँ पर दिखाई देगा, तो अर्मेनिया वही अभी अपन पढ़ रहे थे, ऊपर जॉर्जिया है, जॉर्जिया से लगा है, इधर टर्की से लगा है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने को अज़रबैजान से भी इसको लगाना है, महत्वपूर्ण है अपने आप में जी। अर्मेनिया, इधर नीचे ईरान भी दिख सकता है आपको, ध्यान देंगे तो थोड़ा सा। तो अर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है, येरेवन इसकी कैपिटल है, और इतना ध्यान रखना ये कैस्पियन सागर से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं। तो इस तरह का ये करंट अफेयर्स था पिछले कुछ दिनों का, दिवाली वगैरह के दौरान, तो अभी मैंने आपको बता दिया। ये टेस्ट को एनरोल कर लेना, बाकी डिस्काउंट कोड आपको पता है मेरा। सब्सक्रिप्शन के लिए 8 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, मेरा नया बैच भी शुरू हो रहा है 8 तारीख से। SGYT10 इस कोड का इस्तेमाल करें, यानी कल से ही। चलिए, सो थैंक यू सो मच।